Hello everyone, welcome to commerce.com channel. In this lecture we are going to start a second part of economics, that is Indian economic development. तो चलिए बात कर लेते कि इस बुक के अंदर हमारी कितनी यूनिट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं. ओके, तो पहला जो हमारा है यूनिट 6 वो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 to 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, वो है हमारा 12 मार्क्स का. करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी हमारा 22 मार्क्स का है. डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपैरिजन विद नेबर्स हमारे 6 मार्क्स के हैं. इस तरीके से हमारा 40 मार्क्स का है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इसका है वो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. सो लेट्स स्टार्ट. आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर वो है हमारा कंडीशन इन द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम साथ में करते चलेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से पॉइंट्स को याद रखना है, क्या क्या पढ़ना है. तो इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इंक्लूड्स ऑल प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट रिलेट विद पीपल एंड डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. हमारी या किसी भी देश की जो कंट्री होती है, किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है वो क्या क्या इंक्लूड करती है. प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो भी हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए कंपलसरी होती है वो सारी की सारी हमारी क्या होती है, इकोनॉमी. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज इन वेरी बैड शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही बेकार थी. क्यों? क्योंकि हमारे देश में उससे पहले किसका शासन था, ब्रिटिश लोगों का शासन था. और उनके शासन की वजह से वो लोग हमारी इकोनॉमी में क्या कर रहे थे, हमारी ऑब्वियस सी बात है जब किसी भी कंट्री के ऊपर कोई दूसरी कंट्री अपना शासन करती है तो वो उस कंट्री की इकोनॉमी को ग्रोथ नहीं करती है, वो अपनी कंट्री की फुलफिलमेंट के लिए उस कंट्री का यूज़ करती है. ठीक जैसे जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश में शासन किया था तो क्या किया था, वो हमारे देश की मसाले हो गए, रेशम हो गए, सारे के सारे अपनी कंट्री में ले जाते थे, ना कि हमारी कंट्री में. तो वो इस तरीके से हमारी कंट्री से क्या कर रहे थे, हमारी कंट्री से हमारी इकोनॉमिक की जो चीज़ें थी, हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री थी, उसका प्रोडक्शन ले जाके वो अपनी कंट्री में तैयार करते थे, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी तो क्या हुई, ग्रोथ हुई, बट हमारी इकोनॉमी क्या हो गई, बहुत बेकार हो गई. द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया was to reduce the country to being a feeder economy for Great Britain's own rapidly expanding modern industrial base. अभी मैंने आपको बताया था. Thus in 1947 when British transferred power back to India we inherited crippled economy. तो उसकी वजह से क्या होता, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था तो हमारे जो ब्रिटिश जो कॉलोनियल्स है वो अपनी कंट्री में वापस गए थे, उसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी थी उसे वो बहुत बेकार हालत में छोड़ के चले गए थे. तो कंडीशन क्या क्या थी जब हमारी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इकोनॉमी की, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की कैसी दशा थी, क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से उसकी दशा हुई, कौन से फैक्टर्स थे जिसने अफेक्ट किया, तो आज हम वो सब पढ़ेंगे. तो पहला है हमारा लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. द कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल पर कैपिटा इनकम. जो हमारी विदेशी सरकार थी उसने कभी भी हमारे जो इंडियन पीपल थे उनकी पर कैपिटा इनकम को लेकर उन्होंने कभी भी कोई काम नहीं किया था. द एस्टिमेट्स गिवन बाय डॉक्टर V.K. Rao suggested that growth rate of GDP was about 2% per annum while the growth of per capita output was just half, 0.5% per annum. तो क्या हुआ था, जो हमारे डॉक्टर V.K. Rao थे वो उन्होंने बताया कि जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, ठीक है, तब हमारी कंट्री की जीडीपी मात्र 2% थी और उसका जो पर कैपिटा इनकम था वो 0.5% पर एनम था, जो कि किसी भी इकोनॉमी की एक अच्छी कंडीशन को शो नहीं करता है. सेकंड था बैकवर्ड एग्रीकल्चर सेक्टर. नाम से ही पता पड़ रहा है, बैकवर्ड मीन्स पिछड़ा हुआ. जो हमारे कृषि विभाग था वो भी बहुत पिछड़ा हुआ था ड्यू टू अ लैंड टेन्योर सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम एंड रियोटवारी सिस्टम. जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें उन लोगों ने बहुत सारे नए नए तरीके अपनाए थे हमारे किसानों को लूटने के, इनडायरेक्टली वे में ऐसे बोलना चाहिए. तो उन्होंने क्या करा था, ज़मींदारी सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, महलवारी सिस्टम कर दिया, रियोटवारी. ज़मींदारी सिस्टम क्या होता था कि बड़े बड़े ज़मींदार होते थे वो अपने अंडर में किसानों से उनके खेत को लेके उनसे खेती करवाते थे
और उसके जितनी भी फसल होती थी वो इनडायरेक्टली कहाँ जाती थी, ब्रिटिशर्स के पास जाती थी। ओके, तो इस वजह से क्या होता है, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत पिछड़ा हुआ था। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर मतलब खेती करने के लिए वो अपने आप फोर्स करते थे कि आपको इस चीज़ की ही खेती करनी है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा नील की खेती ज़बरदस्ती करवाई जाती थी किसानों से, तो वो फोर्स करते थे कि उन्हें जिस चीज़ के प्रोडक्शन की, जिस रॉ मटेरियल की ज़रूरत है वो उसी चीज़ का प्रोडक्शन करवाते थे। पार्टीशन ऑफ द कंट्री, कंट्री के पार्ट कर दिए थे उन्होंने बहुत सारे। लेस डेवलपमेंट, थर्ड है लेस डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी बहुत कम डेवलप हुआ था। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, सबसे बड़ा क्या हुआ था, जो हाथ के बुनकर लोग होते थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री होती थी, वो बहुत धीरे जल्दी से पतन होने लगा। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज वर लैकिंग, जो गुड्स कैपिटल प्रोड्यूस करती थी, लाइक जो भी हमारे गुड्स बनाए जाते थे, फिनिश्ड गुड्स, कैपिटल गुड्स, वो सारे के सारे बहुत पीछे हो गए थे। लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर भी बहुत कम थे। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, सबसे ज़्यादा जो टैरिफ, जो कर लगते थे, टैक्सेस लगते थे, उसमें बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। फोर्थ है फॉरेन ट्रेड कैरेक्टरिस्टिक, नेट एक्सपोर्टर ऑफ अ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड। सबसे जो मेन मोटो था ना ब्रिटिशर्स का, वो क्या करते थे, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, उसी रॉ मटेरियल को अपनी कंट्री में रेडी करके, पूरा तैयार करके हमारी कंट्री में फिनिश गुड्स ला के बेचते थे, जिससे क्या होता था, उन्हें फ़ायदा था। इनडायरेक्टली वो बहुत सारा मनी अर्न करते थे इस तरीके से। ब्रिटेन हैड द मोनोपोली कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड, ब्रिटेन जो ब्रिटिशर्स थे उनका क्या था, मोनोपोली कंट्रोल था फॉरेन ट्रेड पे। मोनोपोली कंट्रोल क्या होता है, सिंगल सेलर इन अ कंट्री, इट मीन्स उनका होल वर्ल्ड में सिंगल सेलर था। लाइक हमें फॉरेन ट्रेड करने की आज़ादी नहीं थी, उन्हीं को थी। मोनोपोली का मतलब होता है एक ऐसा मार्केट जहाँ पर एक सिंगल सेलर हो और बायर खरीदने वाले बहुत सारे हों। ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ, जो इंडिया के लोग थे, यहाँ की जो वेल्थ थी उसका ड्रेन माने होता है ब्रेन ड्रेन, आपने सुना है, ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है किसी चीज़ को एकदम से वॉश करना। वैसे ही हमारी जो इंडियन वेल्थ थी, इंडिया की वेल्थ, उसको क्या कर रहे थे, वो पूरी तरीके से वॉश करते जा रहे थे। एडवर्स डेमोग्राफिक कंडीशन, हाई डेथ एंड बर्थ रेट 40 to 48 पर 1000 रिस्पेक्टिवली, डेथ रेट और बर्थ रेट बहुत ज़्यादा थी। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 218 पर 1000, मास इलिटरेसी 84% इलिटरेट लोग थे। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोग बाग बहुत कम जीते थे, 44 ईयर्स थी। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पीपल यूज टू स्पेंड 80% to 90% टू देयर इनकम ऑन बेसिक नीड्स। क्या होता था, वो लोग अपना 80 to 90% जो हमारे इंडियन पीपल थे वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने में ही अपनी सेविंग खर्च कर देते थे। लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, ऑब्वियस सी बात है, कोई पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, कहीं कोई हॉस्पिटल्स नहीं थे, कुछ नहीं था। फीमेल लिटरेसी लेवल वॉज अबाउट 7%, उस टाइम पे जो फीमेल होती थी वो बहुत कम, बहुत ही कम, ना के बराबर पड़ी होती थी, मात्र 7%। अंडर डेवलप्ड infrastructure, absence of good roads, electricity generation, health, education and communication. However, some efforts have been made to develop basic infrastructure like roads, railways, ports, water transport, post and telegraph by the British rulers. The main motive was not to provide basic amenities to the Indian people but for their colonial interest. क्या होता, वहाँ पर रोड नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं थी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी को तो अंडर डेवलप्ड, मतलब हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ही कम या ना के बराबर डेवलप था। लेकिन हाँ, कहीं पर जो ब्रिटिशर्स थे उनने कहीं पर कुछ अच्छे काम करे, लाइक उन्होंने अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए रोड्स भी बनवाई, रेलवे स्टार्ट कराई, वाटर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कराए। ओके, द मेन मोटिव वॉज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक अमेनिटीज टू द, इनका जो मेन मोटिव था ब्रिटिशर्स का वो क्या था कि वो जो इंडियन पीपल थे उन्हें बेसिक नीड्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर वो उन्हें बेसिक अमेनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इंडियन पीपल कभी भी क्या होगा, डेवलप नहीं हो पाएंगे, उनका मानना ऐसा था। मोर डिपेंडेंस ऑन प्राइमरी सेक्टर, सबके सब क्या थे उस टाइम जब हमारा देश आज़ाद हो, सबके सब प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड थे। तो लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्क फोर्स विच वॉज 72% वॉज एंगेज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में ही 72% लोग इंगेज रहते थे। 10% इन मैन्युफैक्चरिंग वाइल 18% वर्क फोर्स पर इंगेज इन सर्विस सेक्टर। 10% जो लोग थे वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे और 18% जो लोग थे वो सर्विस सेक्टर प्रोवाइड करते थे। तो ये जो हमने पढ़े कंडीशंस, इन कंडीशंस की वजह से जो हमारी इकोनॉमी थी वो बहुत ही लो थी। अब पढ़ते हैं कि कुछ पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स भी हुए होंगे ब्रिटिशर्स के।
अब आप ये बताइए, क्या आपने अभी तक सिर्फ यही पढ़ा कि अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे देश से ये लिया वो लिया, हमारे देश में ये किया वो? जी नहीं, कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ अच्छा भी किया। तो उनकी जो अच्छाई थी हम उसे भी थोड़ा सा जान लेते। उन्होंने हमारे लिए क्या अच्छा किया? उन्होंने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करी, लार्जली इन टर्म्स ऑफ रेलवे। रेलवे की जो फैसिलिटी थी वो भी ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करी। पोर्ट्स को डेवलप किया, प्रोविजन ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज भी स्टार्ट करी। ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट अ बेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी कंट्री छोड़ के गई थी तब हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव था वो बहुत अच्छा, क्योंकि वो अपना सेटअप करके गई थी। तो जब वो हमारे देश से गए तो वो सब तो यहीं छोड़ के गए ना, तो उसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डेवलप हुआ। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, उन्होंने हमारी कंट्री के अंदर बाइफरकेट किया, पॉलिटिकल पार्टीज, इकोनॉमिक, इस तरीके से। इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम, उन्होंने बैंकिंग सिस्टम भी स्टार्ट करा, मॉनेटरी सिस्टम भी स्टार्ट करा, जिसकी वजह से जमींदारी, महलवारी, ये रोटवारी सारे सिस्टम धीरे धीरे खत्म होते गए। अब हम पढ़ते कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है, पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड। बताइए, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इंटू 1000, नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इंटू 100, नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इंटू 100, नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इंटू 1000। तो आप लोग बता सकते हैं इसका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देख लेते हैं ऐसा क्यों है। पर कैपिटा इनकम ऑल्सो नोन एज इनकम पर पर्सन, पर कैपिटा इनकम को हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। इट इज कैलकुलेटेड बाय नेशनल इनकम एंड डिवाइडिंग इट बाय द टोटल पॉपुलेशन। हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेशनल इनकम अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। डैश रेफर्स टू द एनुअल परसेंटेज इंक्रीज इन रियल इनकम ड्यूरिंग दैट पीरियड। इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल करेक्ट है। Explanation: the real economic growth rate is expressed as a percentage that shows the rate of a change for a country's GDP from one period to another, typically from one year to the next. In which year railways was introduced in India? कब आई थी हमारे कंट्री में रेलवे? बताइए आप लोग। 1853 में। ओके। ग्रीन एनएनपी इक्वल टू क्या होता है? एनएनपी, इसके 4 ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट है ग्रीन एनएनपी इक्वल टू एनएनपी एन प्लस नेट फॉल इन द स्टॉक ऑफ नेचुरल कैपिटल। ग्रीन एनएनपी इक्वल टू जीडीपी माइनस नेट फॉल इन द स्टॉक ऑफ नेचुरल कैपिटल। ग्रीन एनएनपी इक्वल टू एनएनपी माइनस नेट फॉल इन द स्टॉक ऑफ नेचुरल कैपिटल। ग्रीन एनएनपी इक्वल टू एनडीपी माइनस नेट फॉल इन द स्टॉक ऑफ द नेचुरल कैपिटल। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, ग्रीन एनएनपी इज अ नेशनल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रॉम जीएनपी नॉट जस्ट depreciation of capital but also depreciation of environmental assets. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर के अंदर लो प्रोडक्टिविटी मतलब कम उत्पन्नता से क्या समझते हैं? लो आउटपुट हर पर हेक्टेयर ऑफ लैंड इज कॉल्ड लो प्रोडक्टिविटी। इट मीन्स पर हेक्टेयर पे कितना आउटपुट मिल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? लो प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन of trade at the time of independence. तो इसका आंसर है, the volume and direction of trade at the time of independence are indicated below. First, India was a major exporter of raw materials such as wool, sugar, cotton, jute, raw silk, indigo etc. मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया में ब्रिटिशर्स जो मेनली एग्रीकल्चर कराते थे वो इन्हीं चीज़ों की कराते थे। इंडिया यूज टू इम्पोर्ट फिनिश्ड कंज्यूमर, जो इंडिया क्या करती थी? फिनिश्ड गुड्स को कंज्यूम करती थी, रॉ मटेरियल को वो लोग एक्सपोर्ट करके ले जाते थे अपनी कंट्री में। More than half of India's foreign trade was restricted or to Britain, while the rest was targeted to countries like China, Sri Lanka and Persia. इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो रेस्ट्रिक्ट था, जबकि जो ब्रिटेन था वो सारी की सारी कंट्रीज में क्या करता था? व्यापार करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज अ टर्म that describes the changing balance of output, trade, incomes and employment. इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वो टर्म होती है जो क्या करती है? आउटपुट को, ट्रेड को और इनकम और एम्प्लॉयमेंट को चेंज करती है फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर से, रेंजिंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, उसकी इम्पोर्टेंट कंडीशंस क्या थी। ओके, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।